नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम बात करते हैं इस नए वीडियो में विद्यापति के साहित्य में वसंत ऋतु का जो वर्णन है उस पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि हैं। तो विद्यापति ने जो अपने काव्य में ऋतु और 12 मासा वर्णन जो किया है वह अपने तरह से निराला है। तो आइए हम शुरू करते हैं उसके पॉइंट वाइज, जो कि हमें अकादमिक रूप से समझना ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों पर कि इनके ऋतु वर्णन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो इन्होंने जो वर्णन में ऋतु वर्णन में बहुत ही चातुरी से काम लिया है। उन्होंने वसंत को बालक के रूप में वर्णित किया है। उनका मानवीकरण किया है। वसंत का युवक होना, राजगद्दी पर बैठना आदि की कल्पना में कवि की मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। वसंत 9 महीने 5 दिन गर्भ में रहा और माघ मास की शुक्ल पंचमी को उसका जन्म हुआ, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। शुभ लक्षण युक्त बच्चे का जन्म हुआ। कवि कहते हैं, शुभ खन बेरा सुकुल पक्ष है, दिनकर उदित समाई, 16 संपुन 32 लखन सह, जन्म लेल ऋतुराई है। फिर उसका जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। यह मंगलोत्सव है और सभी लोग इसको मनाने में बड़ी रुचि लेते हैं। युवतियां उल्लसित मन से नाच रही है, मंगलगान गाती है। रमणियां भी अपने को रोक नहीं पाती है, इस उत्सव में वे शामिल होती हैं। नाचे जुबती जना हरखित मन, जन्मल बाल बधाई है, मधुर महारस मंगल जावय, माननी मान उड़ाई है। तो इस तरह से शिशु का वर्णन जब होता है तो उसमें शिशु का सबसे पहले नामकरण वसंत के रूप में रखा जाता है। भौरों ने उसे कमल पंखुड़ियों से मधुला कर दिया। पद्मनाल को तोड़कर बालक की कमर में सूत की तरह बांधा गया। केसर ने नवजात शिशु को बाघनख पहनाया। नवकिसलयों ने उसकी कोमल सेज बनाई। सिर के नीचे कदम्ब माल का तकिया रख दिया। भ्रमरियाँ लोरी गाने लगी इत्यादि। इसी बात को कवि लिखते हैं ऐसे, मधुलय मधुकर बालक दयहल, कमल पंखरी लाई, पाओ नारी तोरी सूत बांधल कटी, केसर कैल बघनाई। तो इस तरह फिर है, नव नव पल्लव सेज ओछाओल, सिरदेल कदम्ब नाल। वर्णन में मौलिकता है, स्वाभाविकता है, स्वच्छंद निरीक्षण और प्रभावोत्पादकता दर्शनीय है इसमें। जब बालक वसंत बड़ा हो जाता है तब वह ऋतुराज बन गया। उसे ऋतुराज वसंत की उपाधि दी जाती है और वह सज धज कर निकलता है। इसके लिए वर्णन है विद्यापति का, बाल वसंत तरुण हो धाउल, बढ़े सकल संसारा, दक्षिण पवन धन अंग उजार, किसलय कुसुम पर आगे, सुललित हार मजरी घन कज्जल, ओखही अंजन लागे। अब वह सभी राजोचित ठाठ बाट से सिंहासन पर बैठता है। नई कोम्पलों की पीठिका बनाई गई, सिर के ऊपर चंपा फूलों का छत्र लगाया गया। उत्तम मंजरी का किरीट मस्तक पर शोभा पा रहा है। कोकिला दरबार की गायिका बन गई है। मयूरों का दल नर्तक बना है। भ्रमरों का झुंड गायक है। द्विगनी अर्थात पक्षी आशीर्वाद करने लगे हैं। पुष्प पराग से चंदोवा बना है। मलय पवन मित्र बनकर सबका मन बहलाने लगा है। वसंत राजा का युद्ध अभियान भी देखते बनता है। कवि लिखते हैं, कुंद बल्ली तरु छायल निशान, पाटल तून अशोक दलबान,
किंसुक लता लवंग एक संग, हेरी शिशिर पितु आगे दलभंग, सैन साजल मधुमाखिलकूल, शिशिरक सबहु किएल निर्मूल, उधारल सिर सिज पाओल प्राण, निज नवदल करु आसन दान। राजा बनकर वसंत राज अपनी सेना का संगठन करता है, कुंद बल्लिक को पताका बनाता है, पाटल पात का तरकश धारण करता है, अशोक पत्तों का बाण बनाता है, पलाश पात से धनुष बनाता है, लवंग लता धनु की प्रत्यंचा बनी है, मधुमक्खियों का सैन्य दल इकट्ठा हुआ है। इस सेना ने शिशिर ऋतु पर आक्रमण करके उसे समूल नष्ट कर दिया है। शिशिर की चपेट से कमल बच जाता है, इसलिए वह अपने नव पल्लवों का सुंदर आसन राजा को भेंट करता है। इसके अतिरिक्त वसंत परिणय प्रणयकेली जैसे अत्यंत सरस विषयों पर कवि की नजर आती है। वसंतागमन से प्रकृति संगठित परिवर्तन का विशद और मनोरम वर्णन सजीव उठता है। वसंत आ गया, वृंदावन ने नया रूप धारण किया, नए नए तरुगन नए पल्लवों से छा गए, नए नए फूल विकसित हुए, नवीन वसंत आया, नूतन मलयानिल चलने लगा, नया अलिकुल मत हो उठा, नव किशोर श्री कृष्ण नव जागृत प्रेम से विभोर होकर यमुना तट के सुशोभित कुंजों में विहार करने लगे। नई आम्र मंजरी के मधु से मधुपगण मदमत्त हो उठे, कोकिल मस्त होकर गाने लगी, नवयुवा कृष्ण नवयुवती राधा से मिले। यह मिलन भी नवीन प्रकार का हुआ। ऋतु के अनुसार वे नए आलिंगन पास में आबद्ध हो गए। प्रकृति का यह उद्दीपन रूप विद्यापति ने वर्णन किया है। वसंत तो नारी मात्र के लिए उद्दीपन है ही। कवि कहता है, हे युवतियों, लज्जा छोड़कर खूब नाचो और गाओ, श्रेष्ठ व्यापारी वसंत आया है, उससे सभी अच्छी वस्तुएं मिल जाएंगी। हस्तिनी, चित्रिणी, पद्मिनी, गौरी, सांवरी, बूढ़ी, बाला सभी ने श्रृंगार किया है। रेशमी वस्त्र, आभूषण, चंदन, अरगजा, कपूर आदि लगाई है। पान का सेवन होता है। कुमकुम, केसर से अंगों में प्रलेप है। मांगों में मोतियों से भर दिया गया मांगों को। कवि प्रकृति का आलंबन के रूप में भी वर्णन करता है, पर वहाँ भी अलंकारिकता दर्शनीय है। वसंत और प्रकृति का विवाह होगा। प्रकृति पूरी तरह सज धजी है। उसने मांग में सिंदूर के रूप में टेसू फूलों से सजाया है अपना मांग। केतली फूल पट वस्त्र है। उसकी धूल तो आदि सुवासित वस्तु है। ऋतुराज वसंत वर बना है। यह पुण्य का दिन है, चलो उसका चुंबन द्वारा स्वागत करें। बैठने को नव पल्लवों का आसन दिया गया है। श्वेत कमलों के मकरंद जल के रूप में दिखाए गए हैं। लाल लाल अशोक फूल दीपक बनाए गए हैं। चंद्रमा दही बन गया है। भ्रमर घूम घूम कर निमंत्रण कर आए हैं। कवियों के श्रेष्ठ विद्यापति इस रस को जानते हैं, या फिर शिव सिंह राजा। जब भी विद्यापति अपने इस तरह के श्रृंगारिक वर्णन को कर रहे हैं होते हैं, तब वे माध्यम के रूप में या दर्शक के रूप में या एक वक्ता के रूप में या तो अपना नाम लेते हैं या शिव सिंह का नाम लेते हैं। तो वही यहाँ पर है। कहीं वसंत को वीर वेश में सजाया गया है। शीत के साथ उसकी लड़ाई है। वसंत पवन कोलाहल करता हुआ 10 दिशाओं में बह रहा है। वह मानववादी की भाषा बोल रही है और अपने अधिकारों की घोषणा कर रही है। कामदेव माननियों का मान उतार रहा है। माननीय अर्थात जो स्त्रियां सौंदर्य से स्वाभिमान
को धारण की है, मतलब उसका सौंदर्य उसका स्वाभिमान है, तो उसे कवि ने मानिनी कहा है। तो कामदेव मानिनियों का मान उतार रहा है। शीत वसंत के विवाद में कौन जीतेगा, सूर्य दोनों तरफ से मध्यस्थ बना है। कोकिला पक्षी ने साक्षी का काम किया है। नव पल्लव जयपत्र लिखा गया। भौरों की पंक्ति अक्षर की पंक्ति बन गई। वादी वसंत से प्रतिवादी, शीत डर गया। शिशिर बिंदु मिट गए, कुंद कुसुम विकसित हुए। वे वसंत की विजय गाथा की घोषणा कर रहे हैं। कवि कहता है कि इस आनंद का अनुभव राजा शिव सिंह करते हैं। चूँकि ये राजकवि थे और शिव सिंह के दरबार में थे, तो शिव सिंह को इसका एक माध्यम चुनते हैं। इस तरह की और भी रचनाएं सामने आती है जिसमें वसंत के बारे में कहते हैं। चारों ओर नए नए पल्लव खिल उठे हैं, समग्र वन में लालिमा छा गई है, मानो प्रकृति ने लाल वस्त्र पहन लिया है। यह देखकर माधव का मन उल्लसित हो रहा है। वसंत को देख वृंदावन की प्रकृति भी हर्षोल्लास से मस्त हो उठी है। मलय की हवा नाना प्रकार से अठिगेलियाँ कर रही है। कोयल आम्रकुंज से बोल रही है। वह घोषणा कर रही है कि कामदेव ने संसार पर नया अधिकार पा लिया है। मधुपान करके मधुप दूत बना बैठा है। वह सब ओर घूमता फिरता है, व्यवस्था की जांच करता है। वह कामदेव को माननियों की सूचना देता है। कामदेव उसका मान भंग कर देता है। कामदेव वैसे ही माननियों का मान भंग कर देता है। ये अपने आप में भले ही रोचक है, मगर इसके और भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में सर्वत्र घूम घूम कर रास विलास कर रहे हैं। राधा और माधव नए भाव से भरे हैं। पद संख्या 180 में इस तरह की बातों का वर्णन है। वसंत के आगमन पर सभी उल्लास से भर जाते हैं, चाहते हैं कि चलो वसंत ऋतु का रूप दर्शन करें, कुंद और केतकी की शोभा को देखें। इस वक्त चंद्रमा अधिक निर्मल और भौरे अधिक काले लगते, तो उजाले में झिलमिलाती है और दिन में अंधकार रहता है। चंद्रमा के उगने से रात में उजियारी और नव पल्लवों से लदे लता कुंजों में अंधियारी होती है। जहाँ माननियाँ मान किए बैठी हैं, पथिक प्रकृति सुषमा देख काम पीड़ित होते हैं। कवि श्रेष्ठ विद्यापति राधा कृष्ण के विहार का वर्णन करते हैं। इसमें पद संख्या 182 में है, वसंत का दूसरा नाम मधु भी है, अतः उसका वातावरण माधुर्य से भर उठता है। ऋतु मधु है, अत्यंत सुखदायक है। मधुकरों की पंक्ति गूंज रही है, फूल का संभार मधु से भरा है। वृंदावन अत्यंत सुंदर हो उठता है, वह अनेक प्रकार के रस रंगों से सज गया है। सुंदर नव युवतियों की संगति मादकता भर देती है। आनंददायक हास विलास चलते हैं। मृदंग का ताल रसाल होता है, उसके साथ मीठी तालियों की आवाज़ है। अत्यंत सुंदर नृत्य हो रहा है, नटी नटका संग मज़ेदार है। मधुर गान हो रहा है, कवि का वर्णन भी बड़ा मीठा है। ये सब 183 पद में है। प्रकृति का आलम्बन रूप में सौंदर्य का वर्णन इसमें देखा जा सकता है। रास रंग का मादक और धन्यात्मक वर्णन है। कवि लिखते हैं, बाजिति द्रिमि द्रिमि धौद्रिम द्रिमिया वाले पद में मिलता है ताल, नृत्य, गान, ध्वनि सबका सुंदर समाहार दर्शनीय है। फिर राधा कृष्ण और गोपियों के रास का रसाल वर्णन है। वसंत की राका रजनी मोहक होती है। रसाज्ञा रमणिया रसराज श्री कृष्ण के साथ रासलीला में निमग्न है। रमणी रत्न राधा रसिक राज कृष्ण के नृत्य ज्ञान से अभिभूत हैं। अनेक राग रगनियाँ बज रही है। कंकन किंकिनियों की ध्वनियाँ आकर्षक है। रसवंत श्री कृष्ण नए नए राग छेड़ते हैं, नाना प्रकार
के बाजे बज रहे हैं। रास विलास में राधा कृष्ण प्रमत्त हो उठे हैं, पद संख्या 185 में है। बसंत का रूप मानो उन्मादक होता है, संयोग के समय टेसु अत्यंत आनंददायक होता है, विरह के समय तो टेसु फूलों में अनुराग नहीं आग उत्पन्न होती है। अतः मान तज कर प्रिय के साथ विलास करना चाहिए। 186 पद में ये हमें मिलता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में जहाँ भी चाहे वो एमए के सिलेबस में हो या बीए के सिलेबस में, जब भी हम विद्यापति को पढ़ते हैं तो विद्यापति के काव्य की जो एक विशेष प्रवृत्ति है वसंत ऋतु का वर्णन, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। छात्रों से अपील है कि वे इसे अपने नोट्स में जगह दें और समझें, उन पदों को भी पढ़ें। पिछले वीडियो में कैलाश पंडित सर ने जो कविताएं पढ़ाई है, उन कविताओं को देखकर भी आप वसंत ऋतु के बारे में समझ सकते हैं। वसंत ऋतु के बारे में विद्यापति के वर्णन और उनके जो वर्णन की चातुरी है उसको हम समझ सकते हैं। तो आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।